I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. आजकल the art of acting is judged by an actor's ability to memorize more lines. An actor is judged by his slow-motioned entry with loud music, but Irfan Khan as an exception himself was a no to this reality. उनके कई सीन्स में बिना किसी डायलॉग के इरफान अपनी खामोशी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आंखों से अपने किरदार की दुनिया और उस किरदार की तह के मुतालिक हमें बता दिया करते थे। इरफान ने सिखाया कि लेस इज ऑलवेज मोर, और ये भी कि सबसे काम इज द लाउडेस्ट। इरफान ये बात जानते थे कि वो दुनिया के बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर कलाकार है। इस लिस्ट के बाकी एक्टर्स की तरह इरफान भी ये बात समझ गए थे कि एक अच्छा अदाकार सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है जो जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कंटिन्यूअस मुशक्कत में रहता है। इरफान ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पहले खुद को समझा, फिर नजदीक से दुनिया वालों की जानिब देखा और ध्यान दिया, और फिर दुनिया को देखा। और किसी भी एक्ट के दौरान इरफान जिस तरह से अपने किरदार को एक आम इंसान दिखाने में सफल रह पाए, इरफान के रिस्पॉन्सेज, उनके एक्सप्रेशंस और उनके किसी भी कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल से इस बात का प्रूफ हमें मिल जाता है। आपकी लाइंस आपको कितनी याद हैं, आप कितने फिट हैं या फिर स्क्रीन पर कितने ग्लैमरस दिखते हैं, आपकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी एक्टर को एक अच्छा एक्टर नहीं बनाती, बल्कि एक अच्छे अदाकार के लिए सबसे जरूरी है उसके निभाए किरदार की डेप्थ, स्ट्रेट ऑन पॉइंट उस किरदार की डिटेल्स। यही डिटेलिंग है जो टॉलकीन की बुक्स को बाकी फैंटेसी बुक्स से स्पेशल बनाती है। यही डिटेलिंग है जो इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में क्रिस्टोफ वॉल्स के हैंस लांडा के पोर्ट्रेयल को इतना पावरफुल बनाती है, जो डैनियल डे लुइस के निभाए हर किरदार को डिफरेंट दिखाती है। I've abandoned my child! Always admired Julius Beaufort. He was more. Main difference between you and me really is that There's you to go out there, you, nobody else. Until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. और यही डिटेलिंग और उस पर रिस्पॉन्स टू सीन्स एटमॉस्फेयर का फैक्टर है जो इरफान को इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर बनाती थी और हमेशा रहेगी। इरफान अपने किरदार के इमोशंस की बारीकियों को समझते, उस किरदार के नेचर को समझते, लोग उस किरदार, उस कैरेक्टर को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं उस फिल्म के अंदर, ये तक इरफान देखते थे। अपने कैरेक्टर को प्लान करते वक्त, उस पर नोट्स लेते वक्त उस किरदार के पास्ट और प्रेजेंट तक को देखने की कोशिश करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे उस किरदार की हदें फिक्स हो जाती। उस किरदार का क्या बिलीफ है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो हंसता है तो उसकी हंसी के पीछे का राज क्या है, और अगर वो रो रहा है तो उसकी रोने के पीछे की वजह क्या है। इस समेत वो अपने कैरेक्टर के इमोशनल लेयरिंग को इस तरह समझते थे जिससे उनका कैरेक्टर बिल्कुल फ्लॉलेस और नेचुरल नजर आता था। इरफान उन एक्टर्स में से थे जो ना सिर्फ अपनी लाइनें याद करते हैं बल्कि बाकियों की लाइन्स क्या हैं, उनके डायलॉग्स कैसे हैं, ये जानना भी उनके लिए काफी जरूरी था। वो एक अच्छे लिसनर थे, किसी सीन के दौरान बाकी एक्टर्स के डायलॉग्स गौर से सुनते, उन्हें समझते, जिससे उनके रिस्पॉन्सेस फोर्स्ड नहीं लगते थे। इरफान वाज अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ जीनियस। ही न्यू दैट एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट। हर इंसान मुख्तलिफ होता है और उन लोगों का अलग होना उनकी पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड कुछ फैक्टर्स से झलकता है, जैसे उन लोगों का हैंड मूवमेंट, गेजेस, सेंटर ऑफ वेट, पोस्चर, वॉकिंग स्टाइल, स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, बात करने की रफ्तार, आवाज, एक्सेंट। इरफान की किसी भी फिल्म के कोई भी सीन से इन अज्जा पर उनकी मेहनत को साफ और शफाफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन डिटेलिंग, आवाज और एक्सेंट, डायलेक्ट स्पेशली पर, लेट्स टेक दीज टू सीन्स एज एग्जांपल्स फ्रॉम पान सिंह तोमर। पहले हाफ में इरफान कैरेक्टर इज नाइव एंड सेल्फ अवेयर एट द वेरी सेम टाइम। उस कैरेक्टर का नाइव होना इरफान की जानिब से इस तरह दिखाया गया है जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन इसी किरदार को देखते वक्त ये भी जाहिर हो जाता था कि हिज रूटेड नेचर इज सेल्फ अवेयर। ही इज स्किनी, फ्रेश। उसके पोस्चर से ये दिखाई जाता कि यहाँ पर पान सिंह अपने नेचुरल कैरेक्टराइजेशन के प्राइम पर है। उसकी पर्सनैलिटी से वो एक चिल बंदा नजर आता है, लेकिन पान सिंह के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लिमिट्स हैं जिनसे आगे अगर कोई जाए तो ये पान सिंह को बर्दाश्त नहीं। इरफान ने इस कैरेक्टर को ऐसे मॉड्यूल किया था जिसे देखने पर ये लगे कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, लेकिन इसी फेज के दौरान इरफान ये दिखाने में भी कामयाब रह जाते हैं कि जब भी पान सिंह तोमर को बुलाया जाता है वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के लिए आगे रहता है। इरफान के निभाए किरदार और उनके डिटेल्स पर ऐसे ही बात की जाए तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही ना हो, लेकिन आप पान सिंह तोमर के पहले हाफ के कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स को गौर से सुनिए। अरे कब? हाँ हाँ जी। हाँ, काहे नहीं चली गोली? कंधे पे लगा बट्टा, एक आंख मीच, निशाना लगा, खींच रहा उंगली, चल पड़ी गोली।
इरफान को न सिर्फ अपने डायलॉग्स याद थे बल्कि वो ये तक जानते थे कि पान सिंह इन डायलॉग्स को किस पिच और किस टोन से बोलेगा, किस स्पीड से बोलेगा, कहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा देगा और कहाँ पर स्ट्रेस कम देगा। ऐसी ही डिटेलिंग्स हैं जो इस फिल्म के दूसरे हाफ के कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर डेवलपमेंट को फ्लॉलेस दिखाती है। दूसरे आर्क में अब पान सिंह एक अलग इंसान दिखता है, लेकिन इरफान अपने कैरेक्टर फ्लो से आपको पहले हाफ के पान सिंह तोमर को भूलने नहीं देते। उस पहले वाले पान सिंह की बातों में खालीपन था लेकिन उम्मीद भी थी, लेकिन अभी के पान सिंह में हम सिर्फ नाउमीदी, दर्द, डिस्कम्फर्ट देखते हैं जो उसकी बातों से झलकती है। अब यहाँ पान सिंह के पास एक मकसद है, मगर उनके मकसद उनके सामने होने के बावजूद उनके डायलॉग्स के दरमियान के पॉजेस और उनके दद्दा से कॉन्वर्सेशन के दरमियान उनके डिस्कनेक्ट, बार बार बाकी चीज़ों की तरफ देखना, उसके एक्सप्रेशंस एक तरह से हमें दिखाते हैं कि ये पान सिंह पहले वाला पान सिंह है, लेकिन अब इसकी कुछ मजबूरियां हैं। और ये पान सिंह जो हमें बदला सा नजर आ रहा है, इसके बदलने के पीछे एक बड़ी ठोस वजह थी। और ये भी दर्शाया जाता है कि वो मकसद जो पान सिंह तोमर के सामने था, यानी दद्दा जिसको उसे मारना था, ये मकसद तो उसका कभी था ही नहीं। यहाँ जहाँ एक तरफ पान सिंह हमें डोमिनेट करते हुए, जीते हुए दिखता है, वही इरफान की डायलॉग डिलीवरी से हम ये समझते हैं कि पान सिंह कितना कमजोर हो चुका है, कितना अनकंफर्टेबल है और कैसे वही है जो सब कुछ हार चुका है। हमारे माने तेरे का बिगाड़ो जो तुम्हारे बंदूक के बढ़ते मारो है, हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बढ़ते मारो।